हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की हिस्ट्री का 4th चैप्टर ट्राइबल्स, डिकूज एंड द विजन ऑफ अ गोल्डन एज का सेकंड पार्ट। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स सी सेकंड पार्ट। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट द ट्राइबल लाइफ्स। तो जो कॉलोनियल रूल आया उसने किस तरीके से ट्राइबल्स की लाइफ को जो है उसको अफेक्ट करा। द लाइफ्स ऑफ अ ट्राइबल ग्रुप चेंज ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। लेट्स सी व्हाट दीज चेंजेस वर। जब ये जो अंग्रेज हैं वो शासन करने जब भारत आए तो ट्राइबल ग्रुप्स की लाइफ में, जीवन पे जो असर पड़ा उसे अब हम देखेंगे। वॉट हैपन्स टू ट्राइबल चीफ। तो जो ट्राइबल के चीफ थे, जो मुखिया थे, उन पर क्या असर पड़ा। बिफोर द अराइवल्स ऑफ द ब्रिटिश इन मैनी एरियाज द ट्राइबल चीफ्स वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर जो ट्राइबल के मुखिया होते थे वही बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, और दे इंजॉयड द सर्टन अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड हैड अ राइट ऑफ एडमिनिस्टर और एंड कंट्रोल देयर टेरिटरीज। इन सम प्लेसेस दे हैड देयर ओन पुलिस एंड डिसाइडेड ऑन द लोकल रूल्स ऑफ लैंड एंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये जो मुखिया थे, ये कुछ जो रूल्स हैं, जो कुछ पावर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक पावर्स हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का राइट है और टेरिटरीज़ में कंट्रोल है, ये सारे जो पावर्स होती हैं उनको इंजॉय करते थे। कुछ जगहों पर तो ऐसा था कि इनकी खुद की पुलिस होती थी, और ये जो लोकल रूल्स होते हैं ना लैंड के, वो भी ये खुद ही निश्चय करते थे कि क्या होने, कैसे होने, और फॉरेस्ट मैनेजमेंट भी यही देखते थे। अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ट्राइबल्स चीफ्स चेंज कंसिडरेबली। देखिए, जब ब्रिटिश का रूल आ गया तो इनकी जो फंक्शन और पावर हैं, यानी जो भी ये कार्य करते थे, जो भी इनकी ताकत थी, वो चेंज हो गई। दे वर अलाउड टू कीप their lands tilted over the cluster of village and rent out land, but they lost much of their administrative power and were forced to follow law made by the British official in India। भारत में जो भी अंग्रेजी शासन के रूल बन गए थे, अब उन मुखिया को ये सब फॉलो करना पड़ता था। इनको केवल बस इस बात का हक था, इतना ही अलाउ किया गया था कि ये जो हैं, जो लैंड है, वो उसके जो गांव में जो क्लस्टर होते थे उनसे आप कर, मतलब जो किराया है वही आप वसूल कर सकते हो। दे हैड ऑल्सो पे ट्रिब्यूट टू द ब्रिटिश, और वो कहते थे कि हमको आपको इसके लिए भी ट्रिब्यूट पे करना होगा, नजराना देना होगा। एंड डिसिप्लिन द ट्राइबल्स ग्रुप ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश, और आपको ब्रिटिश के जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं उनको डिसिप्लिन में रहना होगा, यानी जो भी मतलब नियंत्रण करेंगे, वो जो भी कंट्रोल करेंगे या जो भी अनुशासन वो रखेंगे उसमें ही उसके अंतर्गत इनको रहना होगा। दे लॉस्ट द अथॉरिटी दे हैड अर्लियर इंजॉयड अमंग द देयर पीपल एंड वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शंस। तो इन्होंने, जो ये मुखिया थे, उन्होंने अपने सारे हक, सारे पावर्स, जितने भी इनकी अथॉरिटीज़ थी, उनको इन्होंने खो दिया, और यहाँ तक कि इनको ये भी हक नहीं था कि ये ट्रेडिशनल फंक्शन को सेलिब्रेट कर सकें। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब ये तो हुआ मुखिया की बात। मुखिया जो है वो अपने हिसाब से कोई काम ही नहीं कर सकता था, उसके सारे हक छीन लिए गए थे। जो भी कुछ वो चीज़ें इंजॉय करता था ब्रिटिश के आने से पहले, वो तो अब उसके हाथ से निकल चुकी थी, अब उनको उनकी गुलामी करनी पड़ती थी। वॉट हैपन टू द शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। अब शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स के साथ क्या प्रॉब्लम थी ब्रिटिश को। द ब्रिटिश वर अनकंफर्टेबल विद दिस ग्रुप हु मूव्ड अबाउट एंड डिड नॉट हैव फिक्स्ड होम, क्योंकि इन ब्रिटिश को इन लोगों से, ट्राइबल ग्रुप से, ये प्रॉब्लम थी कि ये इनका कोई फिक्स होम तो था नहीं, एक जगह तो ये रहते नहीं थे, और ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब ब्रिटिश ने तो अपना रेवेन्यू डिसाइड कर दिया था, एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड कर दिया था कि हमें कर वसूलना है, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो कर कैसे वसूलेंगे। दे वॉन्टेड ट्राइबल्स ग्रुप टू सेटल डाउन एंड बिकम पीजेंट कल्टिवेटर। अब ये चाहते थे कि ये जो ट्राइबल्स के ग्रुप हैं ये सेटल डाउन हो जाएं, एक ही जगह रहने लगें, और ये पीजेंट कल्टिवेटर यानी खेती करने लगें। सेटल पीजेंट वर ईजियर टू कंट्रोल एंड एडमिनिस्टर देन पीपल हु वर ऑलवेज टू मूव। अब जो हमेशा इधर उधर जाता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है, आप उस पर कंट्रोल नहीं बना सकते हो, लेकिन अगर ये सेटल पीजेंट बन जाएंगे, यानी एक ही जगह स्थिर हो जाएंगे, तो हम इन पर कंट्रोल कर सकेंगे, इनके ऊपर हम अपनी पावर्स दिखा पाएंगे, इनसे कर वसूल कर पाएंगे। द ब्रिटिश ऑल्सो वॉन्टेड अ रेगुलर रेवेन्यू सोर्स फॉर द स्टेट, क्योंकि ये चाहते थे कि इनको जो रेवेन्यू सोर्स है वो रेगुलरली मिलता रहे, जो भी राज्य से हमें मिल रहा है कर, वो मतलब रेगुलर बेसिस पे मिलता रहे। सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स, इसलिए इन्होंने लैंड सेटलमेंट्स इंट्रोड्यूस किया। दैट इज दे मेजर द लैंड, डिफाइंड द राइट्स ऑफ ईच इंडिविजुअल
सो दैट लैंड एंड फिक्स्ड रेवेन्यू डिमांडेड फॉर द स्टेट। अब इन्होंने हर व्यक्ति के लिए एक राइट बना दिया कि उसका मतलब इतनी ज़मीन पर माप बना दी कि यहाँ पर आपका हक है और आपको स्टेट को रेवेन्यू जो है फिक्स्ड रेवेन्यू जो है वो पे करना होगा। सम पीजेंट वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर अदर टेनेंट, तो कुछ को तो इन्होंने लैंड ओनर यानी जो ज़मीन का मालिक है यानी ज़मींदार है वो घोषित कर दिया और कुछ को इन्होंने वहाँ का किराएदार मतलब टेनेंट होता है जो किराए पे रहता है, मतलब जो उनके अंडर काम करेगा। एज यू सी इन चैप्टर 2 द टेनेंट वर पे द रेंट एंड द लैंड ओनर हु द टर्न पेड रेवेन्यू टू द स्टेट। आपने चैप्टर 2 में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो टेनेंट है वो कर चुकाएगा और जो लैंड ओनर है यानी जो ज़मींदार है वो सबसे कर को इकट्ठा करेगा और जाके स्टेट को रेवेन्यू जो है पे करेगा। द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल द जूम कल्टिवेटर वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल। तो जो ब्रिटिश ने एफर्ट दिखाया था जूम कल्टिवेटर्स को जो कि शिफ्ट करते हैं कल्टिवेटर्स, वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ये ब्रिटिश जो थे वो उसको रोक नहीं पाए। सेटल प्लो कल्टिवेशन इज़ नॉट ईजी इन एरियाज वेयर द वाटर इज स्केर्स एंड सॉइल इज़ ड्राई। क्योंकि जो सेटल प्लॉ था, जो ये खेती वो करवाना चाहते थे ब्रिटिश, वो आसान नहीं थी उन क्षेत्रों में जहाँ पर पानी की कमी होती थी या फिर जहाँ पे मिट्टी सूखी होती थी। इनफैक्ट जूम कल्टिवेटर्स हु टुक द प्लॉ कल्टिवेशन ऑफन सफर्ड, और जो भी मतलब जूम कल्टिवेटर्स होते थे उनको अक्सर इस चीज़ से मतलब सफ़र करना पड़ता था। सिंस देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड, इसके चलते वो जो है अच्छी उपज को मतलब उनकी जो खेत हैं वो अच्छी पैदावार नहीं कर पा रहे थे। सो द जूम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्टेड टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। तो जूम कल्टिवेटर्स जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थे उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वो अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस जो पुरानी प्रैक्टिस है उस पर हम मतलब उस पर कंटिन्यू करें। फेसिंग वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट द British had to ultimately allow them to right to carry the shifting cultivation in some part of the forest। अब इतने सारे लोगों के प्रोटेस्ट करना होता है कि अगर आप कहीं पर दबाव डालो किसी पर किसी बात को लेकर, तो ब्रिटिश ने भी ये देख लिया कि अब जो है ऐसा नहीं हो सकता, कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो फिर उन्होंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन जंगल के कुछ भागों में उन्होंने इजाज़त दे दी कि आप अच्छा ठीक है, आपको हक दिया जाता है, आप कर सकते हो। Forest laws and their impact. The life of the tribals group, as you have seen, was directly connected to the forest। अब आपने पूरे लेसन में देखा कि जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, जो ये कबीले के लोग थे, उनकी पूरी जीवन जो है वो जंगलों से जुड़ा हुआ था, डायरेक्टली जुड़ा हुआ था। सो चेंजेस इन फॉरेस्ट लॉ हैड अ कंसिडरेबल इफेक्ट टू द ट्राइबल लाइफ्स। अब जो फॉरेस्ट के नियमों में बदलाव किया जा रहा था वो ट्राइबल लाइफ्स पर सीधे सीधे इफेक्ट डाल रही थी, सीधे सीधे उस पर असर पड़ रहा था। द ब्रिटिश एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर ऑल द फॉरेस्ट एंड डिक्लेयर्ड दैट फॉरेस्ट वर द स्टेट प्रॉपर्टी। अब ब्रिटिश ने यानी अंग्रेज़ों ने इस बात को डिक्लेयर कर दिया कि जो जंगल है वो राज्य की प्रॉपर्टी है, वो उनकी प्रॉपर्टी है। सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड। अब उन्होंने कुछ जंगलों को रिजर्व फॉरेस्ट घोषित कर दिया, मतलब रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया जहाँ पर क्या उगाया जाएगा, किसका उत्पादन होगा, टिम्बर यानी लकड़ी का, और जो कि ब्रिटिश चाहते थे। इन द फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली, प्रैक्टिस जूम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट एंड हंट एनिमल्स। और इस तरीके के जंगलों में लोगों को परमिशन नहीं थी कि वो आज़ादी से कहीं भी घूम सकें, कहीं पे भी जूम कल्टिवेशन कर सकें, क्योंकि जूम कल्टिवेशन में अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है, तो वो एक जगह खेती करते थे और उसके बाद वहाँ छोड़कर दूसरी जगह चले जाते थे। लेकिन अब तो उन्होंने उस प्रैक्टिस को लिए भी रोक लगा दी और फलों को इकट्ठा करना या जानवरों का शिकार करना, इस पर भी रोक लगा दी। हाउ आर द जूम कल्टिवेटर्स टू सर्वाइव इन सच अ सिचुएशन। तो अब किस तरीके से जूम कल्टिवेटर्स जो हैं इन सिचुएशन में अपने आप को जीवित रखते, अपना सर्वाइव कर पाते। मैनी वर देयरफॉर फोर्स टू मूव इन द अदर एरिया इन सर्च ऑफ फूड एंड लाइवलीहुड। अब बहुत सारे जो थे उन पे फोर्स किया गया, उनको मतलब प्रेशराइज़ किया गया कि वो वहाँ जगह छोड़ दें या फिर वो खाना ढूंढने के लिए, काम ढूंढने के लिए और अपने जीवन के लिए वहाँ से जगह को छोड़ के चले जाएं। बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट दे फेस्ड अ प्रॉब्लम। लेकिन एक बार जब जो ये ब्रिटिश हैं इन्होंने रोक दिया उन लोगों को वहाँ काम करने से जंगल के अंदर, तो उन्हें भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। फ्रॉम वेयर वुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर टू कट ट्रीज फॉर रेलवे स्लीपर्स एंड द ट्रांसपोर्ट। क्योंकि देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो अब लेबर चाहिए था,
पेड़ काटने हो या फिर रेलवे स्लीपर्स या फिर ट्रांसपोर्ट करने हो लॉग्स, तो हर किसी के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है। अब ये प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई कि लेबरिंग करेगा कौन, तो इनको पास लेबर्स की कमी हो गई। कॉलोनियल ऑफिशियल केम अप विद अ सोल्यूशन, लेकिन कॉलोनियल ऑफिशियल जो थे उन्होंने फिर एक सोल्यूशन निकाला, मतलब एक नतीजे पर पहुँचे। दे डिसाइडेड दैट दे वुड गिव जूम कल्टिवेटर स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि जितने भी जूम कल्टिवेटर्स हैं उनको वो फॉरेस्ट में एक एक टुकड़ा दे देंगे। पैच ऑफ लैंड मतलब होता है छोटा टुकड़ा दे देंगे ज़मीन का, और उनको अलाउड कर देंगे कि वो वहाँ पे कल्टिवेशन कर सकते हैं। लेकिन उनकी एक शर्त होगी, जो भी लोग यहाँ पर रहेंगे वहाँ पे खेती करेंगे उनको केवल खेती ही नहीं करने दिया जाएगा, बल्कि उनको जंगल के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वहाँ पर उनको लेबर की तरह से काम भी करना होगा और वहाँ की देखरेख यानी जंगल की देखरेख भी करनी होगी। सो इन मैनी रीजन्स द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट विलेज टू इंश्योर द रेगुलर सप्लाई ऑफ चीप लेबर्स। इस तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इन लोगों ने कई जंगलों में इस तरह के गाँव को मतलब बना दिए, इंश्योर कर दिए कि उनको रेगुलर सप्लाई चीप लेबर्स की मिलने लगी। स्लीपर्स होते हैं द हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स ऑफ वुड ऑन विच रेलवे लाइन्स आर लेड। ये हॉरिजॉन्टल प्लैंक्स होते हैं, पटरे होते हैं लकड़ी के, जो रेलवे लाइन्स पर लगाए जाते हैं। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स रिएक्टेड अगेंस्ट द कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज। बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स थे वो उनके खिलाफ चले गए, कॉलोनियल फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ चले गए। क्यों? क्योंकि भाई अब तक तो ये यहीं रहते आए थे, यहीं से इनका जीवन का गुजारा चल रहा था, यहीं पर खेती करना हो या फिर हंटिंग करना हो या फिर कुछ भी गैदर करना हो, जो भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं, तो लेकिन इन्होंने तो वहाँ घुसने से ही मना कर दिया। इसलिए इन्होंने डिसोबे मतलब उनकी आज्ञा की अवहेलना कर दी, जो नए रूल्स बनाए गए थे, और फिर वो वहाँ पे प्रैक्टिस करते रहे, जो कि इनलीगल जरूर थी, लेकिन वो मतलब उन्होंने इस बात का विद्रोह कर दिया। एंड एट टाइम रोज विद इन ओपन रेबेलियन, इन्होंने खुला विद्रोह कर दिया कि नहीं, अब हम यहाँ पर इस तरीके से नहीं हो सकता जो आप चाहते हो। सच वॉज अ रिवोल्ट ऑफ संग्राम संगमा इन 1906 इन असम। तो असम में 1906 में संग्राम संगमा नाम से एक विद्रोह यानी एक रिवोल्ट छेड़ा गया, और एक फॉरेस्ट सत्याग्रह चला जो 1930 में सेंट्रल प्रोविंस में हुआ। अब इनको केवल इसी से प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ट्रेड से यानी व्यापार से भी प्रॉब्लम थी। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी ट्राइबल्स ग्रुप फाउंड दैट ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स वर कमिंग इनटू द फॉरेस्ट फॉर मोर ऑफन वांटिंग टू बाय फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड ऑफरिंग कैश लोन्स एंड आस्किंग देम टू वर्क ऑन फॉर वेजेस। तो 1900 शताब्दी में मतलब 19th सेंचुरी में ट्राइबल्स ग्रुप जो हैं उन्होंने पाया कि जो भी उनके व्यापारी हैं या फिर जो भी मनी लेंडर्स हैं वो वहाँ पे जंगलों में आते हैं, और जो उनको सामान चाहिए होता है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए होता है, वो कैश लोन ऑफ़र करते हैं, मतलब हमको लोन पैसे देते हैं और हमसे कहते हैं कि वेजेस पे काम करो। इट टुक ट्राइबल्स ग्रुप्स सम टाइम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। ट्राइबल्स ग्रुप्स को इस बात को समझने में थोड़ा वक्त लगा कि क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ द सिल्क ग्रोअर्स। पहले हम सिल्क ग्रोअर्स की कंसीडर करेंगे, मतलब उसके बारे में जानेंगे कि वो किस्सा क्या था। इन 18th सेंचुरी इंडियन सिल्क वॉज इन डिमांड इन यूरोपियन मार्केट। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि 18वीं शताब्दी में भारत में जो सिल्क बनाया जाता था उसकी डिमांड यूरोपियन मार्केट में बहुत थी, क्योंकि ये फाइन क्वालिटी का इंडियन सिल्क जो है वो बहुत ज़्यादा बहुमूल्य था और उसका एक्सपोर्ट इंडिया से बढ़ने लगा। इंडिया से जो बाहर की तरफ जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए उसकी डिमांड बढ़ने लगी। As the market expand, East India Company official tried to encourage silk production to meet the growing demand. अब जैसे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, कि सिल्क प्रोडक्शन से बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो उनका डिमांड थी कि उसके पैदावार भी बढ़ जाए। हज़ारीबाग इन प्रेजेंट डे झारखंड वॉज एन एरिया वेयर द संथाल्स रेयर्ड कोकून्स। और हज़ारीबाग जो इस समय झारखंड में है वो एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ संथाल्स जो ट्राइबल ग्रुप की एक प्रजाति होती है उन्होंने कोकून्स को रेयर यानी पालना शुरू कर दिया। कोकून्स क्या होते हैं? जो सिल्क मोथ बनता है एग से, लार्वा से कोकून्स। तो कोकून्स जो होते हैं उनकी सेकंड लास्ट स्टेज होती है, तो वहाँ वो कोकून में ही रेशे होते हैं चारों तरफ लिपटे हुए जिससे सिल्क बनाया जाता है। तो फिर उन्होंने उसको पालना शुरू कर दिया। ट्रेडर्स डीलिंग इन द सिल्क सेंट इन देयर एजेंट हु गेव लोन टू द ट्राइबल पीपल एंड कलेक्ट द कोकून। तो जो ट्रेडर हैं वो एक मिडिल मैन
भेजते थे, सिल्क एजेंट की तरह भेजते थे, सिल्क सेंड करते थे वहाँ से, और वो उनको लोन प्रोवाइड करते थे, जिससे कि जो ट्राइबल पीपल होते हैं वो ट्राइबल पीपल जो हैं वो उनसे लोन ले लेते थे, उनको दे दिया जाता था और उनसे कोकून्स जो हैं कलेक्ट कर लेते थे। अब जो भी इनको उगाता था, जो ग्रोअर होता था, उसको केवल 3 से 4 रुपए दिए जाते थे 1000 कोकून्स के। तो जो कोकून्स यानी 1000 कोकून, 3 से 4 रुपए में 1000 कोकून्स वो बेचता था। दीज वर देन एक्सपोर्टेड टू द बर्दवान और गया वेयर दे वर सोल्ड एट 5 टाइम प्राइस। आपको पता है ये तो 3-4 रुपए में 1000 कोकून्स खरीदते थे, ये बुर्दवान और गया में जाके, बुर्दवान या गया में जाके ये लोग जो हैं वो 5 गुना ज़्यादा दाम पर बेचते थे। यानी जो मिडल मैन होता था उसका पूरी तरीके से फ़ायदा होता था। अब पैसा किसके पास गया? या तो मिडल मैन के पास गया या फिर ट्रेडर के पास गया। तो धीमे धीमे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ये समझने लगे बहुत अच्छे से कि जो ट्राइबल्स में ये जो ट्रेडर्स हैं ये हमारे मेन एनिमीज़ हैं। तो ये तो हुआ चैप्टर का सेकंड पार्ट, और इसका थर्ड पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।